हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। तो जैसा कि आज की ये जो क्लास है 1 नवंबर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1/11/2022 है, 1 नवंबर है। आज नेटवर्क नहीं आ पाने के कारण ये क्लास आप लोगों की ऑनलाइन होनी थी, बट नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया जाए और रिकॉर्डेड मोड में मैं आप लोगों को ये वाली क्लास आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो ये जो है क्लास हम लोग ऑनलाइन ही लेते हैं, 1 बजे लाइव क्लास लेते हैं हम लोग, लेकिन नेटवर्क के प्रॉब्लम टेक्निकल इशू के कारण आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। जैसा कि आपको पता है कि 31 तारीख से सीटेट का एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आपका मिड दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम होना। तो टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, तो इसलिए क्लास को कोई स्किप नहीं करेंगे। अगर किसी कारणवश किसी दिन टेक्निकल कोई इशू आता है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुँचाएँगे और क्लास को हम लोग हर रोज करेंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि क्लास आपकी बंक की जाए या छोड़ दी जाए कोई भी क्लास। अगर कोई इशू रहता है तो उस क्लास को हम रिकॉर्डेड मोड पर ला करके आप लोगों को तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिएगा, हम लोग आइएगा आज अधिगम का पार्ट सेकंड। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, अधिगम जो है, अधिगम के प्रकार क्या हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या होती है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आइएगा, उसी की चर्चा करेंगे आज हम। तो हमारे पास है अधिगम की विशेषताएं कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहले से हमने कुछ चीज़ों को मेंशन कर लेते हैं जिससे कि टाइम की भी बचत तो हो जाए। आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताते हुए चलें। तो जो लोग अभी तक चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं या जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर के ईवीएस के साथ साथ पैडागॉगी जितना भी होगा आपको सब फ्री कंटेंट दिया जाएगा। और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक को मेंशन किया गया है, वहाँ से जाकर के आप डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाइएगा और फ्री पीडीएफ और फ्री जितने भी मॉक टेस्ट होंगे सारी चीज़ों का आप आनंद लीजिएगा। कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो इससे पहले हम लोग पहला लेक्चर ले चुके हैं अधिगम के बारे में और हमने पूरा का पूरा एक सीटेट 2022 प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो आप लोग वहाँ से जाकर के जो भी आपने वीडियोज़ नहीं देखे, अभी तक हमारा ये पहला वीडियो हुआ है और ये दूसरा वीडियो हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं। वैसे तो ये क्लास आप लोगों की ऑनलाइन होनी थी, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण ये क्लास ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, तो हम लोग इस क्लास को कैसे रिकॉर्डेड मोड में लेकर के आ रहे हैं और इसके आफ्टर में हम आपको अपलोड करके दे देंगे। ठीक है, तो चलिएगा आइएगा हम लोग बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि अधिगम होता क्या है, वो कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम की परिभाषाएं दी हुई हैं, अधिगम के प्रकार क्या हैं, अधिगम की विधियां कौन कौन सी हैं, किन किन विधियों के द्वारा हम अधिगम को सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में की हुई हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट पर जाकर के सीधा सीधा आप सर्च कर लेना सीटेट 2022 प्रिपरेशन पीजीआई रामपुरा, आपको मिल जाएगा। तो आइएगा हम लोग अधिगम की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो अधिगम की विशेषताएं आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा और आप लोग पेन कॉपी को बिल्कुल लेकर के बैठिएगा। देखिएगा, मैं आप लोगों को बताते चलूँ, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर से लेकर हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, पूरे के पूरे पेपर को भी सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग। हमारा एक ही लक्ष्य है 30/30 सीडीपी में हम लोगों को 30/30 हासिल करना है कैसे भी करके। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हर साल ऐसे बहुत से लोग निकलते हैं जिनका 30/30 आता है। हम लोग भी यही प्रयास करेंगे कि हम लोग भी 30/30 को अर्जित करें। चलिएगा, तो लिखा हुआ है अधिगम एक प्रक्रिया है। जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम पर बताया हुआ था, अधिगम क्या है, अधिगम एक प्रक्रिया होती है, अर्थात सीखने के लिए मुझे क्या करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अधिगम ऐसा तो होता नहीं है, अधिगम जो सीखना होता है, अधिगम ऐसा तो है नहीं कि अधिगम कहीं हमें खैरात में मिल रहा हो और हम उठा करके लाएं और खरीद लें। अधिगम हमें करने के लिए यानी कि सीखने के लिए हमें उसके प्रति क्या करनी पड़ेगी, कोई ना कोई क्रिया जरूर करनी पड़ेगी। सपोज दैट ऐसे मानिएगा कि कोई बालक है और उस बालक को माना कि वर्णमाला को सीखना है। किसको सीखना है, वर्णमाला को सीखना है। तो वर्णमाला को सीखने के लिए उस बालक को बार बार क्या करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, मौखिक रूप से ओरली रूप से उसको लर्न भी करना पड़ेगा जिससे कि उसके माइंड में ये सारी चीजें विजिट कर जाएं। तो ये उसको जो अधिगम है, वर्णमाला जो सीखने के प्रति जो क्रिया कर रहा है, क्रिया करना मतलब कि लिख रहा है, लिखने के साथ साथ वह मौखिक रूप से ओरली रूप से लर्न कर रहा है। और आपने देखा होगा, फिलहाल आज का तो नहीं है पता,
पहले ज़माने में, हम लोगों के ज़माने में होता था, जो छोटे छोटे बालक होते थे लाइन में इकट्ठा खड़ा कर दिया जाता था और एक बच्चा यहाँ से पहाड़ा पढ़ता था, टेबल है या गिनती है, नंबर सिस्टम है, इनको सबको पढ़ता था, तो बच्चे दोहराते थे। तो दोहराने का मतलब यही है कि वह जो नंबर है या वर्णमाला है उनको सीखने के लिए क्या कर रहा है, प्रक्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो अधिगम एक क्या है, प्रक्रिया है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। देखिएगा, जब भी आप कुछ ना कुछ चीज सीखते हैं उसके पीछे आपका कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होता है। जैसे कि हम लोग ये क्लास ले रहे हैं, आप लोगों का उद्देश्य अभी क्या है कि सीटेट को हमें क्वालिफाई करना है, सीटेट को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो अभी तो आप हमारे इस वाले लेक्चर को ले रहे हैं, अगर आपको सीटेट क्वालिफाई नहीं करना होता तो आप लोग संभवतः इस वाली क्लास को नहीं ले रहे होते। तो इसलिए कहा जाता है कि अधिगम जो होता है वह सदैव कैसा होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम जब आप करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, अधिगम जन्म पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है, सीखना जो है, वह व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ जरूर सीखता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अधिगम एक जन्म पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। आपको हम यहाँ बता दें, यहाँ से क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा नेगेटिव पूछा जाता है। नेगेटिव क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपसे पूछा जाएगा, बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको वो सारी बातें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी अधिगम की विशेषताएं हैं। आजकल थोड़ा जितने भी एमसीक्यूएस क्वेश्चंस हैं, इनका जो पूछने का चॉइस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अब क्वेश्चन को ज़्यादातर नेगेटिव फॉर्म में पूछते हैं। ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ नहीं है। तो अब आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसके प्रति सारी जानकारी होगी। तो अधिगम जो है, लर्निंग प्रोसेस है, वह एक ऐसा जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाला एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। तो देखिएगा, अभी हमने यहाँ बात की हुई थी कि अधिगम जब भी आप कर रहे होते हैं तो अधिगम करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, कोई ना कोई प्रोसेस अपनाना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है उस अधिगम को सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। देखिएगा, अधिगम जो है पॉजिटिव भी होता है, लर्निंग प्रोसेस पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है। अभी आप हमारा एक लेक्चर ले रहे हैं, इस लेक्चर के द्वारा आप अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं तो वह कैसा है, सकारात्मक है। एक जो बालक होता है, अगर वह समाज में रह रहा है, उस समाज में रह करके अगर वह गालियाँ सीख रहा है तो वो उसका एक कैसा है, नकारात्मक, वह अधिगम कर रहा है। कैसा अधिगम कर रहा है, नकारात्मक अधिगम कर रहा है। अब जो चीज़ है, अधिगम हम लोग कहाँ से भी सीखते हैं, तो अधिगम हमारा कह सकते हैं कि इसमें समाज का भी एक अहम रोल होता है, मित्र मंडली का भी एक अहम रोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अधिगम है, लर्निंग प्रोसेस है, वह हमारा कैसा, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। देखिएगा, स्वाभाविक प्रक्रिया का मतलब है कि यह एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। कैसा प्रोसेस नहीं है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस की अगर हम आपसे बात करें कि अपने आप सीख जाना, अधिगम कोई अपने आप सीखने की प्रक्रिया नहीं है। अगर आपको लर्निंग करना है तो लर्निंग करने के लिए आपको कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, उसकी प्रति क्रिया करनी पड़ेगी जो भी आप अधिगम करना चाह रहे हैं। और अधिगम करने के लिए आपके पास एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, तभी अधिगम बहुत अच्छा होता है। अगर हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होगा तो अधिगम हमारे पास, जब हमारे पास कोई एक उद्देश्य नहीं होगा तो हमारा अधिगम कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर उद्देश्य है कोई ना कोई तो हम अधिगम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित तो हो सकती हैं। देखिएगा, लास्ट अगर लेक्चर को आप देखे होंगे तो हमने आपको बताया था जो अधिगम है इनको हम लोग कई विधियों के द्वारा सीखते हैं। कई विधियां होती हैं इसमें, जैसे कि हमने आपको अनुकरण विधि बताई थी, सूझ विधि बताई थी, बहुत सारी विधियां होती हैं। तो अधिगम जो है, अधिगम का प्रोसेस है, यह कई विधियों के द्वारा सम्मिलित होता है। इसमें कई प्रकार की विधियां हमारी सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडली, परिवार की अहम भूमिका होती है। देखिएगा, अध्यापक तो आपको सिखाता ही सिखाता है, हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग दे करके जाता है, पॉजिटिव लर्निंग दे करके जाता है अध्यापक, जो भी टीचर होता है। मित्र मंडली, अब आपका क्राइटेरिया कैसा है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका जैसा फ्रेंड सर्कल होगा वैसा ही आप अधिगम कर रहे होंगे। अगर आप कुछ उन बेवड़ों के साथ रहते हैं, सपोज दैट अगर आप उन बेवड़ों के साथ रहते हैं तो आप भी कैसे हो जाएंगे, बेवड़े हो जाएंगे। परिवार का तो अहम रोल होता ही है। जो आपका प्राथमिक स्कूल है, सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है, तो सबसे पहले बालक हमारा परिवार में ही सीखता है। इसके बाद सेकेंडरी स्कूल में पहुंचता है, जिसे हम लोग विद्यालय के नाम से जानते हैं। प्राथमिक स्कूल अगर कहा जाए बालक का कहाँ होता है, तो वह उसका परिवार ही होता है, उसका घर होता है। ठीक है, वो प्रथम शिक्षिका किसको माना गया है, उसकी माँ को माना गया, जो भी बालक होता है। तो उसके द्वारा ही उसको शिक्षा मिलती है, वहीं से वह लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। देखिएगा, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट है। आपसे पूछा भी जा सकता है, बताइएगा कि अधिगम सदैव नवीन होता है, हाँ नहीं, हाँ या नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। अधिगम क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि अब आपको हम बताएं कि अगर आप ये फर्स्ट टाइम चीज को पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपके लिए नवीन हो सकता है, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो क्या नवीन रहेगा? फिर नवीन नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अधिगम जो है, लर्निंग प्रोसेस है, वह सदैव नवीन नहीं होता है। आप अगर एक बार अधिगम को पढ़ चुके हैं, दोबारा से अगर आप अधिगम को फिर से पढ़ेंगे, यानी कि लर्निंग, या आप कोई मान लीजिएगा कोई आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर आपका कोई भी रहा होगा, जैसे कि आपने मोटिवेशन को पढ़ा है, किसको पढ़ा है? मोटिवेशन को। तो फर्स्ट टाइम तो आपके लिए वो कैसा हो सकता है? नवीन हो सकता है, जब तक अभी तक आपने मोटिवेशन को नहीं पढ़ा है। अभी प्रेरणा कहते हैं मोटिवेशन को, हम लोग क्या कहते हैं? अभी प्रेरणा कहते हैं हम लोग मोटिवेशन को। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम उसी किताब को फिर से पढ़ेंगे तो आप अधिगम तो कर रहे होंगे, अधिगम तो आप कर रहे होंगे, लेकिन वह अधिगम आपके लिए नया प्रोसेस नहीं होगा, नवीन नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि अधिगम आपका नवीन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिएगा, आपको बताया भी था कि जो अधिगम है वह व्यवहार में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। क्या लाता है? व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो जो लर्निंग हम लोग करते हैं, लर्निंग की वजह से ही हमारे किस में व्यवहार में चेंजमेंट आता है, बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है। देखिएगा, जब तक आप समाज में रह करके या आप कहीं भी रह करके कुछ अगर नहीं सीखते तब तक आपका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। चारों दिशाओं में विकास, सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करें तो चारों दिशाओं में विकास की बात की जा रही है। अगर आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छा करना है तो आपको अधिगम करना होगा, सीखना होगा, हर एक चीज की स्किल को, हर एक चीज को प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। हमने आपको अधिगम की परिभाषा बताई भी थी। जो अधिगम होता है, अधिगम हमने आपको 3 चीजों पे बताया हुआ था। कितनी चीजों पे डिपेंड करता है आपका अधिगम? 3 चीजों पे, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर। हमने आपको बताया था कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से ही हम लोग क्या अधिगम करते हैं। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हमारा अधिगम नहीं होगा। परिपक्वता अधिगम का पार्ट नहीं है। आपको हम बताए थे क्या? परिपक्वता के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। लेकिन बिना परिपक्वता के, किसके? बिना परिपक्वता के अधिगम भी संभव नहीं है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे अधिगम की जो भी विशेषताएं थी। यहाँ पर जितनी भी हमने विशेषताएं मेंशन की हुई थी, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर आप लोग एक बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब हम इसका, हमने आपको ऑलरेडी एक पीडीएफ सेंड कर दिया है लर्निंग का, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग वहां जाकर के देख लीजिएगा। लर्निंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे। कब करेंगे? संडे को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और संडे को आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा हुआ है। उस पीडीएफ में हमने यहाँ जो आपके साथ मेंशन किया हुआ है, उस पीडीएफ में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा है। किसको रखा हुआ है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा है। तो आइएगा, अब हम बात करते हैं थोड़े अधिगम के वक्र की, कि अधिगम के वक्र होते हैं, किस प्रकार से अधिगम के वक्र होते हैं। देखिएगा, वक्र का मतलब यहाँ ग्राफ से है। तो हम ये देख रहे हैं कि अधिगम का मतलब ग्राफ कैसे बनेगा। तो अधिगम का जो हम ग्राफ बनाएंगे वह समय के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में अधिगम का हम लोग ग्राफ बनाते हुए चलेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? समय, टाइम के रिस्पेक्ट में। और एक साइड हम ले रहे होंगे अधिगम की मात्रा। तो अधिगम की मात्रा और अधिगम में, या अधिगम को सीखने में जो लगा समय है और अधिगम की जो मात्रा है उसको हम कितना सीखें, उनके बीच में एक ग्राफ अगर प्लॉट करें तो देखते हैं ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखा हुआ है, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र कहते हैं। तो अधिगम की मात्रा, किस किस के बीच में? अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाला समय। ये जो अधिगम है, अधिगम में लगने वाले समय, उन दोनों के बीच में अगर हम एक क्या निकालें, अगर एक हम वक्र रेखा खींचें या अगर एक ग्राफ खींचें, तो उनसे हमें एक जो सरल रेखा या वक्र रेखा जो हमें प्राप्त होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अधिगम का वक्र कहेंगे। तो आइएगा देखते हैं अधिगम के वक्र के प्रकार कितने हैं। तो अधिगम हमारा जो वक्र है, वक्र के प्रकार 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं हमारे पास। तो अधिगम का वक्र 4 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर किस अधिगम की बात करने जा रहे हैं? तो फर्स्ट अधिगम की बात करने जा रहे हैं। तो पहला क्या है? सरल रेखीय वक्र, या इसी को कहते हैं निष्पादन वक्र। देखिएगा, याद रखिएगा, इनके बहुत सारे नाम हैं। या इसी को कहते हैं समान उपलब्धि वक्र। क्या कहते हैं? समान उपलब्धि वक्र के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो नाम पहले देखिएगा, सरल रेखीय वक्र है, दूसरा है आपके पास निष्पादन वक्र है, एंड तीसरा है समान उपलब्धि वक्र। क्या है? समान उपलब्धि वक्र है। तो हमने एक एक्स डायरेक्शन में आपका टाइम को मेजर किया हुआ है। किसको मेजर किया हुआ है? टाइम को। एंड बाई एक्सिस पर हमने किसको लिया है? अधिगम की मात्रा को। किसको लिया है? अधिगम की मात्रा को।
तो देखिएगा, अगर हम आपसे बात कहें, एक माना कि सपोज दैट हम लेकर के चल रहे हैं, हमारे पास समय को अगर हम 1 घंटे में बात करें और अधिगम की मात्रा को, मान लो कि एक कोई बालक है, ये एक बालक है और ये बालक क्या कर रहा है, ये बालक आपका अधिगम कर रहा है, मतलब कि कोई एक चैप्टर पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है? चैप्टर को पढ़ रहा है। मान ले हम ये मानते हैं कि 1 घंटे में ये 1 चैप्टर पढ़ लेता है, 2 घंटे में ये 2 चैप्टर पढ़ लेता है, 3 घंटे में ये 3 चैप्टर पढ़ लेता है। ठीक है, मान करके चल रहे हैं। देखिएगा, यहाँ मुझे कोई ना कोई क्वांटिटी को लेना जरूर पड़ेगा। जब तक यहाँ पर हम एक कोई यूनिट नहीं लेंगे तब तक मुझे यहाँ पर ग्राफ हम खींच ही नहीं पाएंगे। तो हमने कहा कि जब वह 1 घंटा लेता है तो उसका 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अर्थात 1 चैप्टर का वह अधिगम कर लेता है। जैसे ही वह इसका दूसरा घंटा गुजरता है तो वह दूसरे घंटे में 2 चैप्टर का क्या कर लेता है? अधिगम कर लेता है। तो अगर उसको इस ग्राफ पर हम प्लॉट करें और प्लॉट करके देखें तो हम यहाँ देखेंगे 1 घंटे में ये 1 चैप्टर का, 2 घंटे में ये 2 चैप्टर का, एंड 3 घंटे में ये 3 चैप्टर का। इसी प्रकार से 4 घंटे में 4 चैप्टर का, 5 घंटे में ये 5 चैप्टर का कर लेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके ग्राफ निकलते हुए चले आएंगे। अब हम देखेंगे इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ये यहाँ मिला, ये यहां पर मिला हुआ है, एंड ये वाला यहां पर मिला है, ये वाला यहां पर मिला। अगर इनको हम आपस में मिला दें तो मिलाने पर आप देख सकते हैं एक ये हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है? ये हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। इसलिए इस वक्र का नाम क्या दिया गया है? तो इस ग्राफ का नाम क्या दिया गया है? इसलिए इस ग्राफ को हम लोग नाम दे रहे हैं सरल रेखीय वक्र या निष्पादन वक्र। क्या दे रहे हैं? सरल रेखीय वक्र या निष्पादन वक्र। अर्थात मैं कह सकता हूं कि सरल रेखीय वक्र या निष्पादन वक्र में क्या होता है? अधिगम की जो मात्रा है, किसकी मात्रा है? अधिगम की जो मात्रा है और अधिगम में लगने वाला समय दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो अधिगम में लगने वाला समय, अधिगम में लगने वाला समय, ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइएगा अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय का मान किस वाले वक्र में समान होता है? तो आप कह सकते हैं सरल रेखीय वक्र या निष्पादन वक्र में। किसमें हो सकता है? सरल रेखीय वक्र या निष्पादन वक्र में ये समान हो सकता है। आइएगा सेकंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास उन्नतोत्तर वक्र या धनात्मक वक्र या बढ़ता हुआ वक्र। कौन सा है? उन्नतोत्तर वक्र या धनात्मक वक्र या बढ़ता हुआ वक्र। देखिएगा, ये जो आपको जैसा कि नाम ही लिखा है धनात्मक या सकारात्मक, धनात्मक और सकारात्मक का मतलब यही है कि यहाँ पर जो अधिगम की मात्रा होगी वह समय के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो रही होगी। यहाँ पर जो अधिगम की मात्रा है वह समय के रिस्पेक्ट में कैसी हो रही होगी? ज्यादा हो रही होगी। मान लो जब एक कोई बालक है, अगर वह 1 घंटा टाइम लेता है तो वह 1 घंटे में 1.5 चैप्टर यानी कि 1.5 चैप्टर को पढ़ लेता है। जैसे ही वह 2 घंटे का टाइम लेता है तो वह 2 घंटे में आपका कितना? 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेता है। सपोज दैट वह जब 3 घंटे का टाइम लेता है तो 3 घंटे में वह 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लेता है। अब अगर इनके हम इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला दें, किसको मिला दें? अगर हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला दें, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें एक रेखा प्राप्त होगी, यह रेखा हमारी कैसी प्राप्त हो रही है? देखिएगा, ये रेखा कैसी है? ये अगर आप रेखा को चेक करेंगे तो ये रेखा आपकी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। किस में जा रही है? एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। अर्थात यहाँ पर हम एक बात लिख सकते हैं कि जो अधिगम की मात्रा है, किसकी मात्रा है? अधिगम की जो मात्रा है, अधिगम की मात्रा ज्यादा होगी किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। अगर समय और अधिगम की मात्रा को मेजर किया जाए, चेक किया जाए, तो अधिगम की मात्रा ज्यादा आ रही है समय के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमने आपसे एक मान करके चल रहे हैं कि एक कोई बालक है, अगर 1 घंटे में वह 1 घंटा लेता है और वह 1.5 चैप्टर को पढ़ रहा है, 2 घंटे में वही अपने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लेता है और 3 घंटे में वह 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लेता है। अर्थात यहाँ अधिगम की मात्रा कैसी हो रही है? बढ़ रही है, और अधिगम में जो लगने वाला टाइम है उसमें काफी डिफरेंस है। टाइम कम ले रहा है, अधिगम की मात्रा कैसी हो रही है? ज्यादा हो रही है। इसी वजह से इस ग्राफ को हम लोग क्या नाम देते हैं? उन्नतोत्तर वक्र नाम देते हैं, या इसी को हम लोग सकारात्मक भी कहते हैं, या इसी को हम लोग धनात्मक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वक्र था। कौन सा वक्र था? सेकंड वक्र था। आइएगा थर्ड वक्र की हम लोग बात करते हैं कि थर्ड वक्र हमारे पास क्या है। तो थर्ड वक्र है हमारे पास नतोदर वक्र या घटता हुआ वक्र। कौन सा? घटता हुआ वक्र या नकारात्मक वक्र, या इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? नेगेटिव ग्राफ या ऋणात्मक वक्र। तो देखिएगा, जैसा कि अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ अधिगम की मात्रा और इधर समय के रिस्पेक्ट में हम एक ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि समय तो अधिक लेगा बालक, लेकिन वह अधिगम थोड़ा कम कर पाएगा।
मान लो कोई एक मंदबुद्धि बालक है, कैसा है, मंदबुद्धि बालक है। अगर मंदबुद्धि बालक की बात करें तो उसको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और वह अधिगम टाइम के अनुरूप नहीं कर पाता है। मान लो अगर हम आपसे बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 घंटा है और 1 घंटे में वह बालक कुछ 1 से भी कम चैप्टर को कंप्लीट कर पाता है, और 2 घंटे में वह 1 चैप्टर को कंप्लीट कर पाता है, 3 घंटे में वह 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लेता है। जब 7 घंटे गुजर जाते हैं तब जाकर के वह कहीं 3 चैप्टर को कंप्लीट कर पाता है। तो अगर हमें देखें यहाँ पर एक ये जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हम मिलाते जाएं तो देखिएगा एक ये जो लाइन आपको प्राप्त हो रही है ये कैसी है। तो ये आपको जो ग्राफ प्लॉट होगा, ये प्लॉट कैसा हो जाएगा हमारा, तो इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ऋणात्मक वक्र हो जाएगा। इसमें अधिगम की मात्रा कैसी होगी, अधिगम की मात्रा कम होगी। यहाँ पर अधिगम की मात्रा कैसी होगी, कम होगी, कम होगी। और समय कैसा लग रहा होगा, अधिक लग रहा होगा। समय कैसा लग रहा होगा, अधिक लग रहा होगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो अधिगम का है ये नेगेटिव वक्र है। कैसा है, नेगेटिव वक्र है। आइएगा नेक्स्ट ग्राफ को हम लोग देखते हैं और चेक करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र या एस टाइप ग्राफ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एस टाइप ग्राफ। आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस टाइप ग्राफ नाम देते हैं। तो देखिएगा अधिगम की मात्रा और समय के रिस्पेक्ट को अगर मेजर किया जाए तो अधिगम की मात्रा और समय के वक्र को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो प्रारंभ में समय जो होगा वह अधिक लगेगा और मात्रा कैसी होगी, कम होगी। सपोज दैट मैं अगर आपसे कहूं कि 1 घंटा लगता है तो 1 घंटे में बालक सिर्फ आधे के लगभग चैप्टर को कंप्लीट कर पाता है। जैसे ही 2 घंटे हो जाते हैं उसको तो 2 घंटे में वह लगभग 2 से थोड़ा सा कम कर पाता है, 2 से कैसा, थोड़ा सा कम कर पाता है। लेकिन जैसे ही उसका 3 घंटा गुजर जाता है तो वह 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लेता है। जैसे उसके 4 घंटे कंप्लीट होते हैं तो वह 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लेता है। जैसे उसके 5 घंटे कंप्लीट होते हैं तो वह 7 से 8, 8 से 10 चैप्टर तक वह कंप्लीट कर लेता है। अगर हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला दें, किसको मिला दें, इनके अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला दें तो मिलाने पर हम देखेंगे एक जो हमें वक्र प्राप्त होगा, एक जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा, उसी ग्राफ को हम लोग क्या कह रहे होंगे, एस ग्राफ या एस टाइप ग्राफ या सर्पिलाकार या मिश्रित वक्र कह रहे होंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लिख सकते हैं कि जो अधिगम की मात्रा है, क्या है, जो हमारे पास अधिगम की मात्रा है, मात्रा को हम लोग 2 प्रकार से लिखेंगे। प्रारंभ में कैसी होगी, कम होगी। प्रारंभ में कैसी मात्रा हो रही होगी, कम। और अंत में कैसी होगी, अधिक होगी। अंत में कैसी होगी, अधिक होगी। तो जो हमारे पास मात्रा है वह प्रारंभ में हमारे पास कैसी मात्रा होगी, कम होगी। जो बालक है वह प्रारंभ में कम सीखेगा लेकिन अंत में वह बहुत अधिक, बहुत तीव्र गति से सीख रहा है। अगर हम समय की बात करें तो समय को भी हम लोग ऐसा ही लिख सकते हैं कि जो समय है, समय प्रारंभ में कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। समय प्रारंभ में कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है। एंड अंत में कैसा रहेगा, कम रहेगा। अंत में कैसा रहेगा, कम रहेगा। यहाँ अधिगम नहीं, यहाँ अधिक कर लो, सॉरी, यहाँ अधिक कर लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे प्रारंभ में ज़्यादा एंड अंत में कैसा हो जाएगा, कम। अंत में कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिएगा आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ उस ग्राफ का नाम बताइएगा जिस ग्राफ में जो अधिगम की मात्रा है पहले तो कम होती है और अंत में अधिक होती है, और शुरुआत में जो समय लगता है वह कम लगता है, वो सॉरी ज़्यादा लगता है, और अंत में कैसा लगता है, ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वह एस टाइप ग्राफ होगा। कैसा होगा, एस टाइप ग्राफ होगा। चलिएगा हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, तो आगे हमारे पास अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिएगा जो अधिगम है, अधिगम कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो रहा होगा। देखिएगा आपको ही हम बताते चलें कि जैसे कि यहाँ फर्स्ट ही पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अभिप्रेरणा। अभी हमने आपको बताया था अभिप्रेरणा मीन्स क्या होता है, आपका मोटिवेशन होता है। क्या होता है, मोटिवेशन होता है। जब आप भी किसी पर्सन से मोटिवेट होते हैं तो आपके अंदर जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। एक अंदर से अलग ही उत्तेजना होने लगती है कि नहीं हम इस चीज़ को करेंगे, अब हमें करना ही करना है, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या मिल चुका होता है, मोटिवेशन मिल चुका होता है, अभिप्रेरणा हमें मिल रही होती है। तो अच्छा खासा ये हमारा मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा है, यह अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है। आपसे क्वेश्चन सीधा ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित नहीं करता है या करता है। तो अभिप्रेरणा आपका अधिगम को प्रभावित करता है। हमें जब किसी दूसरे से मोटिवेशन मिलता है, अगर कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको नेगेटिव थिंकिंग देते हैं तो आप अधिगम को क्या कर जाएंगे, अधिगम आपका कम हो पा रहा होगा, क्योंकि आपके माइंड में सारी चीज़ें कैसी आती जाएंगी, नेगेटिव आती जाएंगी।
सेकंड बात करते हैं विषय वस्तु की, कि क्या कोई विषय वस्तु है वह अधिगम को प्रभावित करती है। यस, विषय वस्तु अधिगम को प्रभावित करती है। अगर हम बात करें विषय वस्तु के बारे में, अगर हमारी विषय वस्तु कैसी है, सरल है, कैसी है, सरल है, या विषय वस्तु हमारी कैसी है, सुबोध है, तो हमारा जो अधिगम होगा, अधिगम हम बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। कैसा कर पा रहे होंगे, अधिगम को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। या कह सकते हैं कि जो विषय वस्तु है अगर वह सामान्यीकृत है, आपके अनुकूल है, कैसी है, आपके अनुकूल है, देन तब हम लोग अधिगम कैसा कर पा रहे होंगे, तो हमारा अधिगम जो है वह अधिक हो पा रहा होगा। कैसा हो रहा होगा, अधिक हो रहा होगा। अगर हम बात आपसे करें कि यही विषय वस्तु आपकी कैसी है, दृढ़ है या कठिन है, यही विषय वस्तु कैसी है, कठिन है, या आपकी सामान्यीकृत नहीं है, बहुत ही कठिन है, तो इसमें अधिगम कैसा होगा, तो इसमें अधिगम बहुत ही कम हो पाएगा। तो इसमें जो अधिगम होगा वो कैसा हो पाएगा, बहुत ही कम हो पाएगा। तो विषय वस्तु भी एक फैक्टर है किसको, लर्निंग प्रोसेस को फैक्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण। कैसा है, वातावरण। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि वातावरण अगर अच्छा होगा, कैसा होगा, वातावरण अगर हमारे पास अच्छा होगा तो हमारे पास अधिगम कैसा हो रहा होगा, तो अधिगम हमारे पास अधिक हो रहा होगा। और वैसे भी कहा जाता है कि जितना भी अधिगम है वह वातावरण पर सबसे पहले डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वातावरण पर करता है। एक कोई बालक है और वह बालक कुछ सीखना चाहता है, तो उसके आसपास का जैसा वातावरण होगा वह बालक वैसा ही बन जाता है। तो वातावरण अच्छा होगा तो अधिगम अधिक होगा। अगर यही वातावरण कैसा होगा, कैसा होगा, वातावरण गंदा होगा, कैसा होगा, गंदा होगा, तो हमारे पास ये अधिगम कैसा हो जाएगा, तो ये अधिगम का जो मात्रा है वह अधिगम की मात्रा घट जा रही होगी। ठीक है, तो आप लोग थर्ड केस को लिख लीजिएगा कि वातावरण भी इसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नवीन ज्ञान। यस, नवीन ज्ञान भी आपका वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। जितना भी नवीन ज्ञान है, अगर हम बात करें जो नवीन ज्ञान है, तो यह पूर्व ज्ञान लिख सकते हैं इसमें, पूर्व ज्ञान भी अधिगम को, किसको, अधिगम को प्रभावित करता है। तो जो हमारे पास नवीन ज्ञान है या पूर्व ज्ञान है, देखिएगा जैसे कि अभी आप सीटेट को अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए नए हों, लेकिन कोई अगर रिपीटर इसी में बैठा हुआ है तो उसके पास जो पूर्व ज्ञान होगा, क्या होगा, पूर्व ज्ञान, तो वह इस नवीन ज्ञान में 4 चांद लगा देगा। क्या कर देगा, 4 चांद लगा देगा। और वैसे भी हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा। इसलिए प्रैक्टिस मीन्स क्या है, अभ्यास है। हमने आपको अधिगम के डेफिनेशन में बताया हुआ है कि प्रशिक्षण अभ्यास और अनुभव पर ही जो डिपेंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग लर्निंग करते हैं। किसके द्वारा, प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के द्वारा। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होगा। ओके, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास विधियां। हमने आपको बताई है कि अधिगम की कुछ विधियां होती हैं, जैसे सूझ विधि है, अनुकरण विधि है। तो इन विधियों के द्वारा भी अधिगम किया जाता है। तो अधिगम की बहुत सारी विधियां हैं। अब यह विधियां जो हैं आपकी मनोविज्ञान पर आधारित हो सकती हैं। किस पर आधारित हो सकती हैं, लिख लीजिएगा, किस पर आधारित हैं, मनोविज्ञान पर आधारित हो सकती हैं। तो जो अधिगम है, अधिगम की बहुत सारी विधियां होती हैं। कुछ तो हमारी कैसे मनोविज्ञान पर आधारित होती हैं, किस पर होती हैं, मनोविज्ञान पर आधारित होती हैं, या ये हमारी क्रिया पर आधारित हो सकती हैं। भाई जो भी हम अधिगम कर रहे हैं उसमें हम किस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं, क्रिया पर भी ये आधारित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आइएगा, चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मानसिक विकास। क्या है, मानसिक विकास। देखिएगा, हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग आईक्यू लेवल होता है। कोई व्यक्ति होता है बहुत जल्दी सीख जाता है, और कोई व्यक्ति होता है बहुत देर में सीख पाता है, और एक बालक ऐसा भी होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सीख पाता है। समझ रहे हैं ना। तो मानसिक विकास भी हमारा क्या करता है, मानसिक विकास भी हमारा अधिगम को प्रभावित करता है। जो भी आपका मानसिक विकास होगा, ठीक है, आपका आईक्यू लेवल जैसा होगा वैसा आप अधिगम कर रहे होंगे। कोई बच्चा है या कोई बालक है या कोई महापुरुष है, जैसे स्वामी विवेकानंद की बात की जाए या दयानंद सरस्वती जी की बात की जाए, तो इनका आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छा था। आइंस्टीन थे, उनका आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छा था। वो जो एक बार चीज़ को पढ़ लेते थे, दोबारा उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो आइएगा नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं कि और हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिक्रिया। यस, तो प्रतिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले तो हम लोग इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति की गई कोई क्रिया, लिख लीजिएगा, क्रिया के
प्रति की गई क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया कहलाती है। तो अगर हम बात करें, कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रिया, और उस क्रिया के लिए हमने जो भी क्रिया की हुई है तो वही हमारी क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया कहलाती है। तो प्रतिक्रिया भी हमारे अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सहज क्रिया। क्या है? सहज क्रिया। तो बात करते हैं कि यह सहज क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो जो सहज क्रिया है यह हमारी जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। कैसी होती है? ये जन्मजात होती है। ये हमें खैरात में मिलती है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो सहज क्रिया हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। कैसी आ जाती है? ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे पलकें झपकाना, देखिएगा एक जो छोटा सा बालक होता है, नवजात शिशु जो होता है, शैशव अवस्था में होता है वह है, तो उसको नहीं पता होता है कि हमें आंखों को पलकें झपकाना या नहीं झपकाना है, तो उसकी भी पलकें ऑटोमेटिकली झपकती हैं। तो ये कैसी है? सहज क्रिया है। कैसी है? सहज क्रिया है। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें तो जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। ये एक मूल प्रवृत्ति है, हर एक व्यक्ति में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? हर एक व्यक्ति में पाई जाती है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति है। ये कैसी है? मूल प्रवृत्ति है। अगर हम जैसे बात करें और भी आपको एग्जाम्पल दें, जैसे कि प्याज काटिएगा तो प्याज काटते समय हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये आंसू आना क्या है? एक सहज क्रिया है। किसकी ओर इशारा करता है? तो सहज क्रिया की ओर इशारा कर रहा है। तो जो सहज क्रिया है वह भी आपके अधिगम को क्या करती है? इफेक्ट करती है। किसको इफेक्ट करती है? अधिगम को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास अनुक्रिया। क्या है? अनुक्रिया है हमारे पास। तो हम बात करते हैं अनुक्रिया क्या है। तो अनुक्रिया मीन्स है किसी भी विषय वस्तु के प्रति की गई क्रिया। किसके? विषय वस्तु के प्रति। कोई भी विषय वस्तु है, अगर आप इसके प्रति क्या करते हैं? एक क्रिया करते हैं, तो वह आपकी क्या कहलाएगी? अनुक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुक्रिया। जैसे कि हमने आपको बताया भी था, एक ये बालक है और ये बालक यहाँ रखी हुई किताबों को देख रहा है। क्या कर रहा है? देख रहा है। तो बताइएगा, अगर ये किताबें इसके पास रखी हुई हैं तो क्या इन किताबों को यह सीख रहा है? अगर भाई इसको लर्निंग करनी है तो लर्निंग करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना एक क्या है? क्रिया है। किसके प्रति? जो भी विषय वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। मान लो सपोज दैट अगर ये व्यक्ति है या ये जो बालक है, ये बालक आपका सीटेट के लिए पढ़ना चाह रहा है। किसके लिए पढ़ना चाह रहा है? सीटेट के लिए। तो ये जो बालक सीटेट के लिए पढ़ना चाह रहा है, तो ये जो बुक्स इसके पास रखी हुई हैं, इन बुक्स को ये क्या करेगा? पढ़ेगा। तभी तो इसके पास क्या आएगा? तभी इसके पास ये सारी प्रोसेस आएंगी। तो अनुक्रिया भी आपका क्या? फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग किसके? लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यही है हमारा, ये अंतिम पॉइंट था। तो मित्रों, दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में सभी आपके हमने लिंक को मेंशन कर दिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चैप्टर बाय चैप्टर मिलता जाएगा। पूरा का पूरा प्रोसेस आपको सीरियल वे में मिलेगा। कैसा मिलेगा? सीरियल वे में मिलता हुआ चला जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। PGI रामपुरा पर आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलती हुई चली जाएंगी। वैसे तो आज की ये क्लास हमारी लाइव होनी थी, लेकिन नेटवर्क नहीं आने के कारण ये क्लास लाइव नहीं हो पाई है। उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। अगर कोई क्लास हमारी लाइव नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो उस क्लास को हम आप लोगों के पास तक रिकॉर्डेड वे में पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।